हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए भौगोलिक चक्र या डेविस के भौगोलिक चक्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे डेविस के अपर्दन चक्र के बारे में। ये अपर्दन चक्र, अपर्दन क्या है? अपर्दन से तात्पर्य होता है कि किसी भी कारकों के द्वारा धरातल की ऊपरी सतह को, चट्टानों को काट छांट करके प्रवाहित करना और अन्यत्र लेकर के डिपॉजिट करना, ये अपर्दन कहलाता है। दूसरी बात आती है कि इस अपर्दन के रूप क्या होते हैं। अपर्दन के रूप अर्थात सबसे पहली बात आती है अपर्दन अपघर्षण, सन्निघर्षण। और सबसे पहले अपघर्षण से तात्पर्य होता है कि जहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो अपने आधार तल को काट करके और साथ में जो प्रवाहित पदार्थ हैं वो आपस में अपघर्षित होते रहते हैं, इसको हम कहते हैं अपघर्षण। और दूसरी बात आती है सन्निघर्षण मतलब होता है नदियाँ जब प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे पदार्थों को, कणों को या मलबों को आपस में रगड़ते हुए, घर्षित करते हुए वो बहती है, आगे परिवहित होती है, तो इसको कहते हैं सन्निघर्षण। आपस में टकराते हुए और धरातल को खुरसते हुए आगे बढ़ती है। तीसरी बात होता है घोलन क्रिया या संक्षारण, अर्थात चट्टानों में क्षार पदार्थ प्राप्त होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं, ये जो होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये चट्टानों में जल से मिलकर के घुल जाते हैं और वहाँ पर पानी के स्वाद को चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इस स्थान का पानी खारा है या इस कुएं का पानी मीठा है, इस प्रकार की जो बातें होती है वो उसका कारण क्या है कि चट्टानों में उपस्थित क्षार तत्व या लवणों की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। तो ये होता है घोलन क्रिया या संक्षारण। दूसरी बात, नेक्स्ट बात आती है जलदाब क्रिया अर्थात जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो नदियों में जब जल की मात्रा अधिक होती है, तो क्या होता है कि किसी स्थान पर भंवर उत्पन्न होता है। जैसा कि आपने वर्षा ऋतु में भंवर उत्पन्न होते हुए देखा है, तो वो भंवर इस प्रकार से गोल गोल घूमते रहता है और वहाँ पर वो गहरा गर्त बना देते हैं, तो ये कहलाता है जलदाब क्रिया। फिर नेक्स्ट बात आती है अपवाहन या परिवहन। अपवाहन उस स्थान पर होता है जहाँ पर वायु के कारक गतिशील होते हैं। वायु जो है अपने साथ क्या करती है? परिवहित, अपवाहन करता है। वायु क्या करता है? अपवाहन, उड़ाता है, पदार्थों को उड़ा करके, बहा करके अपने साथ ले जाता है और किसी स्थान पर जा करके बार बार वहाँ पर अपर्दन की क्रिया करता है। और अपवाहन और परिवहन अर्थात नदियों वाले स्थानों में जहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो अपने साथ मलबों को परिवहित करके अन्यत्र डिपॉजिट करते रहती है, निक्षेपण करती है। तो ये हुआ अपर्दन के रूप। अपवाहन के कारक क्या हैं? अपवाहन मतलब बहाव। अपवाहन के कारक, अपर्दन के कारक कहना चाहिए। अपर्दन के कारक कौन कौन से हैं? जैसे नदियाँ, बहता हुआ जल, हिमानी, वायु, ये सब जो है किसके कारक हैं? अपर्दन के कारक हैं, जिनके माध्यम से क्या करता है? अपर्दन की क्रिया होती है, काट छांट की क्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि डेविस के भौगोलिक चक्र की संकल्पना क्या है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता डेविस महोदय ने 1899 में उन्होंने डेविस के भौगोलिक चक्र की संकल्पना प्रस्तुत किया था। इन्होंने स्थल रूपों के विकास पर उन्होंने बताया कि संरचना, प्रक्रम और अवस्था इन सबको प्रभावित करता है। कौन? इस संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ये स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करता है। इसको कौन? इन्हीं तीनों को, संरचना, प्रक्रम और अवस्था को ट्रायो ऑफ डेविस कहते हैं, त्रिकुट या ट्रायो आइसोस्टेसी ऑफ डेविस कहा जाता है। तो अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, ये धरातल की आकृति में और बनावट में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। कौन सी तीन बातें? अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, ये तीनों जो हैं क्या करते हैं? धरातल की आकृति, बनावट, समतलीकरण करना, ये सारे कार्यों को प्रभावित करता है। तो डेविस महोदय ने
इस ग्राफ के माध्यम से उन्होंने अपनी भौगोलिक चक्र को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने 3 बातों में, यहाँ पर क और ख ऊंचाई को प्रदर्शित करता है और क और ग जो है समय को प्रदर्शित करता है। क अ स ये ऊपरी वक्र जो है उच्चतम उत्थान को प्रदर्शित करता है और क ब द ग ये जो है निम्नतम उत्थान को प्रकट करता है। तो हम क्या देखते हैं, संरचना। संरचना से तात्पर्य होता है कि धरातल पर जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं उनकी आकृति कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, कि मुलायम चट्टानों से बनी हुई है या कठोर चट्टानों से बनी हुई है। यदि धरातल जो है, धरातल की चट्टानें जो हैं कैसी हैं, मुलायम चट्टाने वाली है तो आसानी से कट सकती हैं, जबकि कठोर चट्टान जैसे ग्रेनाइट और गेब्रो हैं वो क्या होगा, आसानी से कट नहीं पाती है। धरातल पर संधि है या किस प्रकार की चट्टानें हैं ये उसकी संरचना को प्रदर्शित करती है। दूसरी बात है, इस संरचना पर प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम कार्य करता है, जल, लहरें, हवा, हिमानी, कौन से प्रक्रम कार्य कर रहे हैं अपर्दन करने के कारक के रूप में, तो ये प्रक्रम आती है बात। और तीसरी बात है अवस्था। अवस्था से तात्पर्य होता है कि चट्टानें किस अवस्था में पहुंची हुई है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में। यहाँ डेविस ने इन 3 शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं आती है तो उसी प्रकार से ये युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था का प्रयोग किया गया है। यानी धरातल जो है किस अवस्था में, अभी ऊंचाई उठना प्रारंभ हुआ है तो युवावस्था, और उसके बाद जब उसका कार्य रुक जाता है तो वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। तो हम इन तीनों के बाद हम क्या देखते हैं, डेविस ने बताया प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में उन्होंने क्या बताया कि कोई भी धरातल जो है एक निश्चित ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है, निश्चित ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है, और उसके बाद ये कौन सी अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है। इस अवस्था में केवल ऊपर उठने का ही कार्य होता है। यहाँ पर धरातल अपनी तली, नदियाँ अपनी तली को ही गहरीकरण करने का कार्य करती है और चौड़ाई में अपर्दन, पार्श्विक अपर्दन का कार्य नहीं हो पाता है। उसके बाद द्वितीय अवस्था आती है। द्वितीय अवस्था में पार्श्विक अपर्दन का कार्य अधिक होता है, बल्कि नदियों में जल की मात्रा कुछ कम हो जाती है और ये अपने धरातल को, तली को गहरीकरण कम करता है। तो ये द्वितीय अवस्था आती है और यहाँ पर कुछ समय के लिए ये उत्थान की दर जो है रुक जाती है। और तीसरी बात आती है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में यहाँ पर द्वितीय अवस्था में ही अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और तृतीय अवस्था में ये कहलाता है तृतीय अवस्था वृद्धावस्था। यहाँ पर अपर्दन का कार्य पूर्ण रूप से रुक जाता है, निम्नीकरण का कार्य कम हो जाता है, केवल पार्श्विक अपर्दन का कार्य करता है और बीच में जो धरातल नदियाँ जो हैं अपनी तली को गहरा करती है वो भी कार्य बंद हो जाता है और पूर्ण रूप से समतलीकरण कर डालता है धरातल का। यानी फिर से वो क्या कहलाता है, वो समप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाता है। पेनी प्लेन कहलाता है और कहीं कहीं पर कुछ खड़े चट्टानें रह जाती हैं जिसको क्या कहा जाता है, मोनोडनाक कहा जाता है। यहाँ पर डेविस ने अपर्दन चक्र की परिभाषा दिया। उन्होंने क्या कहा है, अपर्दन चक्र समय की वह अवधि है जिसमें उत्थित हुआ भूखंड समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से डेविस की भौगोलिक चक्र की संकल्पना पूर्ण होती है। कल हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। किसका, पेंक का अपर्दन चक्र और डेविस के अपर्दन चक्र का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।